तो फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंसर्ट डिजिट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रही है? आवाज़ आ रही है ना मेरी? आ हाँ रही है। दीदी। ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें कह रही है कि हमें एक पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है जिसकी लेंथ है n, और हमें एक एडिशनल डिजिट दिया हुआ है d, जिसे कि हमें उस नंबर में इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमें ये कोई नंबर दिया है और हमें एडिशनल डिजिट दिया है 4, एक और डिजिट दी है 4। अब हम चाहते हैं कि हम इस डिजिट को इस नंबर में कहीं इस ऐसी पोजीशन पे इंसर्ट करें जिसके बाद की जो रिजल्टेंट नंबर बने वो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बने। जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे पास क्या क्या चॉइसेस हैं। 4 को मैं कहीं भी इंसर्ट कर सकती हूँ। हो सकता है मैं 4 को 7 के आगे इंसर्ट कर दूँ तो मेरा नंबर क्या बनेगा? 4 7 6 5 4 3। हो सकता है मैं 4 को 3 के पीछे इंसर्ट कर दूँ तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा? 7 6 5 4 3 4। तो मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैं इस डिजिट को इस नंबर के अंदर किसी भी पोजीशन पे इंसर्ट कर सकती हूँ। बट मुझे एक ऐसी पोजीशन ढूंढनी है जो कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बनाती हो। तो अब मैं कौन सी अप्रोच यूज़ कर सकती हूँ? तो अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो सिंपल सी बात है कि हम चाहेंगे कि इस डिजिट को हम उस पोजीशन पे इंसर्ट करें जिसके बाद सारे इससे छोटे नंबर्स हों। इससे क्या इंश्योर करेंगे हम कि जो नंबर पॉसिबल बन सकता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर बनेगा। क्योंकि आप खुद देखिए, सपोज ये वाली एग्जांपल ले लीजिए 7 6 5 4 3, और मुझे डिजिट इंसर्ट करना है 4। तो अब 4 से छोटे डिजिट्स इस नंबर में कितने हैं? एक तो 3 इससे छोटा है, और कोई है? और कोई नंबर मतलब और कोई डिजिट 4 से छोटा नहीं है। तो अब अगर सिंपल सी बात है, अगर मैंने इसे इससे बड़े नंबर के आगे इंसर्ट कर दिया, सपोज मैंने 6 के आगे इंसर्ट कर दिया, तो कहाँ तो जो नंबर बनता वो 7 6 से स्टार्ट होता। कहाँ जो नंबर बनता वो 7 6 से स्टार्ट होता। कहाँ जब मैंने 6 के आगे 4 लगा दिया तो वो स्टार्ट होगा 7 4 से। इसका मतलब मेरा नंबर रिलेटिवली छोटा बन रहा है जितना पॉसिबल हो सकता है उससे। तो अब मैं क्या कोशिश करूँगी कि मैं इस 4 जो डिजिट दिया है उसको किसी ऐसी पोजीशन पे इंसर्ट करूँ जिसके बाद सिर्फ उससे छोटे नंबर्स हों, या कह लो कि कोई ऐसी पोजीशन जिसके बाद इससे छोटी वाली पोजीशन हो। अप्रोच समझ आ रही है आप दोनों को मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ क्योंकि दीदी आ रही है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि अगर सपोज मैं 6 के आगे इसे इंसर्ट कर देती या 7 के आगे इंसर्ट कर देती, तो पहले मेरा नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा था, अब मैंने 7 के आगे 4 लगा दिया, एक ऐसा नंबर लगा दिया जो 7 से छोटा है, ऐसा डिजिट लगा दिया, तो इससे मेरे नंबर की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। पर अगर मैं 4 को कहीं ऐसी जगह इंसर्ट करूँगी जिसके बाद उससे छोटा डिजिट होगा, तो मैं सबसे मैक्सिमम पॉसिबल नंबर जो बन सकता था मैं वो बनाने की कोशिश करूँगी। तो इस केस में मेरे पास 3 है, तो मैं 4 को 3 के आगे इंसर्ट करूँगी, तो मेरे पास रिजल्टेंट नंबर बन जाएगा 7 6 5 4 4 3। अब सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस में हमें 0 इंसर्ट करना है, तो मेरे नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं वो सब 0 से बड़े ही हैं। 1 है, 1 तो 0 से बड़ा होता है, तो मेरे पास एक ही चॉइस है कि मैं 0 को सबसे लास्ट में इंसर्ट कर दूँ, 10 बना दूँ, क्योंकि अगर मैं 0 को 1 के आगे इंसर्ट करूँगी फिर तो 1 ही रह जाएगा, बट अगर मैं पीछे इंसर्ट करूँगी तो 1 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 4 है। अब यहाँ पर देखा जाए तो 5 से छोटे कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, 4 एंड 4। तो मैं 5 को कहाँ इंसर्ट करूँगी? 4 के आगे। जो मेरा लेफ्ट मोस्ट 5 से छोटा डिजिट होगा मैं उसके आगे इंसर्ट कर दूँगी। अब ये टेस्ट केस ले लेते हैं, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब मुझे इस टेस्ट केस में 4 को इंसर्ट करना है, तो मैंने देखा 4 से छोटे डिजिट्स कौन से हैं, तो मेरे पास यहाँ आया 3, यहाँ आया 2 1 0 1 2 3। बस इसके आगे मैंने देखा कि इसके आगे और कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो 4 से छोटा हो, तो मैंने क्या किया, 4 को 3 के आगे इंसर्ट कर दिया, तो मेरे पास रिजल्टेंट नंबर क्या बन गया? 5 4 4 इधर में आ गया। सिमिलरली फॉर दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। अब 1 से छोटा मुझे देखनी है कि कितने डिजिट्स हैं इस नंबर में, तो 1 से छोटे हैं ये 0 सारे, पर मुझे लेफ्ट मोस्ट चेक करना है। लेफ्ट मोस्ट ये रहा, ये वाला 0, तो इस 0 के आगे मैं 1 ऐड कर दूंगी तो ये बन जाएगा 21 आगे बन जाएगा। तो
अब ये केस लगा लेते हैं। तो इस केस में अगर देखा जाए तो जो 0 है इससे छोटा नंबर, कोई छोटा डिजिट है इस नंबर में? नहीं, एक भी छोटा डिजिट नहीं है। तो 0 को मैं लास्ट पे इंसर्ट कर दूंगी इस तरह, तो ये आउटपुट आ जाएगा। सिमिलरली इस टेस्ट केस में देखा जाए तो हमें 1 इंसर्ट करना है। तो 1 इंसर्ट करने के लिए मैंने देखा 1 से छोटा कोई डिजिट है, 0 है कहीं? तो 1 से छोटा तो कोई डिजिट नहीं था, तो मैंने उसे लास्ट में इंसर्ट कर दिया। तो बेसिकली अप्रोच ये होगी हमारी कि हम चेक करेंगे कि इस नंबर में ऐसा डिजिट कहाँ प्रेजेंट है जो गिवन डिजिट से छोटा है और वो लेफ्ट मोस्ट है। हम इस डिजिट को उस नंबर में उसी पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे। समझ आया है थोड़ा बहुत? हाँ। जी समझ तो आया है। तो कोड कोड से समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। ये है हमारा कोड। तो कोड में बेसिकली क्या था, हमारे पास टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हैं, तो उतनी बार हम सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे। तो सॉल्व फंक्शन में क्या किया, पहले तो दो इंटीजर ले लिए एन और डी। एन वो नंबर है और डी जो डिजिट हमें इंसर्ट करना है। और अब मैंने बना ली एक स्ट्रिंग, मतलब एन है नंबर ऑफ डिजिट, सॉरी। और एक बना ली मैंने स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में वो नंबर होगा जो ये गिवन है, ये स्टोर करेंगे। अब इसे स्ट्रिंग में क्यों स्टोर कर रहे हैं, बिकॉज इस नंबर की रेंज एंड और लॉन्ग से बड़ी है। इस वजह से ना तो हम इसे इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और ना ही लॉन्ग लॉन्ग में। तो टीएलई आ सकता है या आउट ऑफ बाउंड भी जा सकता है। तो इस वजह से हम स्ट्रिंग ले रहे हैं और स्ट्रिंग में इसे इंसर्ट करा रहे हैं। अब मैंने एक वेरिएबल बना लिया इंडेक्स। इस इंडेक्स वेरिएबल में मैं वो पोजीशन स्टोर करूंगी जिस पोजीशन पे मैं अपना डिजिट इंसर्ट करूंगी। तो मैंने एक फॉर लूप चलाया 0 से लेकर n तक, मतलब जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उस नंबर में वहाँ तक, और चेक करती गई कि क्या उस जो जो भी डिजिट्स आ रहे हैं नंबर में, क्या कोई ऐसा डिजिट है जिसकी वैल्यू गिवन डिजिट से कम है। अगर मेरे पास लेफ्ट में जाते जाते पहला ही ऐसा डिजिट कोई आ जाता है, जैसे ही मेरे पास कोई पहला डिजिट ऐसा आएगा जिसकी वैल्यू गिवन डिजिट से कम होगी, मुझे मेरा इंडेक्स मिल गया। मुझे उसी पोजीशन पे अपना डिजिट ऐड करना है और मैं लूप ब्रेक कर दूंगी और इंडेक्स में उस पोजीशन की वैल्यू स्टोर कर लूंगी। अब जैसे इस टेस्ट केस में ही देख लेते हैं। ये फर्स्ट टेस्ट केस में मैं चेक कर रही थी कि 4 से छोटा लेफ्ट से जाते हुए कोई ऐसा डिजिट आ रहा है जो 4 से छोटा हो। पहले मैंने 7 चेक किया, नहीं वो 4 से बड़ा है। 6 चेक किया, वो भी बड़ा है। 5 भी बड़ा है, 4 भी बड़ा है। देन मेरे पास 3 आया। तो मेरे पास पोजीशन जो स्टोर हो गई आई की, वो 3 जिस पोजीशन पे है वो पोजीशन मेरी इंडेक्स में स्टोर होगी और मैंने लूप ब्रेक कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगी, उस इंडेक्स तक तो एज इट इज़ वैल्यू प्रिंट कर दूंगी 7 6 5 4। अब उसके बाद जो मेरे पास पोजीशन आई इंडेक्स वाली, उस पर मैं वो कैरेक्टर प्रिंट कर दूंगी, मतलब डी वाला कैरेक्टर। डी तो इंटीजर है ना, कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए मुझे उसे कैरेक्टर डेटा टाइप में चेंज करना होगा। तो वो कैसे चेंज करूंगी, मैंने 0 कैरेक्टर ऐड कर दिया, इससे मेरा इंटीजर कैरेक्टर में चेंज हो गया और वो सी आउट कर दिया। और बाकी बचे इंडेक्सेस जो मेरे नंबर में, यहाँ 3 बचा था तो वो एज इट इज़ मैंने प्रिंट करा दिया, बाद वाले इंडेक्सेस भी और पहले वाले इंडेक्सेस भी। और बीच में मैंने अपना कैरेक्टर प्रिंट करा दिया उस इंडेक्स पे जो इंडेक्स मैंने फाइंड आउट किया था। तो ये हमारे पास आंसर था इसका। समझ आया आप लोगों को कि कैसे किया है? हाँ समझ आया दीदी। बट वो उसमें आपके वो उसमें जो दिया हुआ है उसमें जो सबसे बड़ा वाला नंबर था उसमें कैसे डाला, वो मेरे को उतना समझ नहीं आया। ये वाला? हाँ ये वाला। हाँ, ये हाँ। समझा देती हूँ। ये टेस्ट केस ना, हाँ। अब इसमें क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स दिए हैं 19 और हमें 4 ऐड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या चेक करेंगे, हमने लेफ्ट से चेक करना स्टार्ट किया कि हम 4 को कहाँ ऐड कर सकते हैं। और उसके लिए मैं चेक कर रही हूँ लेफ्ट से कि क्या कोई ऐसा डिजिट प्रेजेंट है जो 4 से छोटा हो। तो मैंने सबसे पहले 9 चेक किया, वो 4 से बड़ा था। 8 भी बड़ा था, 7 भी बड़ा है, 6 भी, 5 भी, 4 भी। देन मेरे पास 3 आ गया। तो लेफ्ट मोस्ट ऐसा डिजिट जो गिवन डिजिट से छोटा है, मुझे वो फाइंड करना था। तो मेरे पास उसकी पोजीशन आ गई ये, जहाँ पे 3 प्रेजेंट है। तो अब मुझे इस पोजीशन पे 4 को ऐड करना है और इन सभी नंबर्स को एक एक शिफ्ट कर देना है। मतलब 4 और 3 के बीच एक एक्स्ट्रा डिजिट आएगा अब 4, क्योंकि पहला ऐसा डिजिट जो 4 से छोटा है इस नंबर में वो यही है। अब मुझे 4 को इसके आगे ऐड करना है। तो बेसिकली मैंने इसका इंडेक्स स्टोर कर लिया इंडेक्स में, और उसके बाद
पहले वाली जितनी बची स्ट्रिंग थी लेफ्ट मोस्ट इससे वो प्रिंट करा दी इंडेक्स तक की, और उसके बाद जो कैरेक्टर ऐड करना था वो प्रिंट करा दिया, और उसके बाद बची लेंथ इतनी 3 से लेकर 9 तक की, ये प्रिंट करा दी उसके बाद यहाँ पर। ठीक है, अब समझ आया? हाँ, समझ आ गया। प्रमोद? हाँ दीदी समझ में आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलें हम अब। जी। हाँ। तो बेसिकली सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है पढ़ने में, बट इतना मुश्किल नहीं है, इजी ही है। तो हमें सेकंड क्वेश्चन में एक कन्वेयर बेल्ट के बारे में बताया गया है। मतलब कन्वेयर बेल्ट जो एयरपोर्ट्स पे भी होती है, जिस पर हम लगेज रखते हैं अपना और लगेज खुद ब खुद आगे मूव करता है, तो उस टाइप की। तो कन्वेयर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है n क्रॉस n का, और n हमेशा यहाँ पे इवन रहेगा। तो हमें क्या कहा है कि एक सेल दिया होगा हमें, गिवन सेल x1 कॉमा y1 सपोज, या फिर ये सेल या ये सेल, कोई पर्टिकुलर सेल दिया होगा जहाँ पर प्रेजेंटली हमारा लगेज पड़ा है या फिर प्रेजेंटली हम खड़े हैं। अब और दूसरा सेल दिया होगा x2 कॉमा y2, वो सेल जिस पर हम जाना चाहते हैं या जिस पर हमारा लगेज हम रखना चाहते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, और कन्वेयर बेल्ट कैसे मूव करेगी? अगर n क्रॉस n का है तो इसमें n लेयर्स होंगी, और अगर सामान यहाँ पर पड़ा है सपोज, तो कन्वेयर बेल्ट इस तरह मूव करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो खुद ब खुद जो सामान है वो इस सेल पे चला जाएगा, इस सेल पे चला जाएगा, इस तरह वो इन्हीं सेल्स पे मूव कर सकता है जो उसकी लेयर में प्रेजेंट होंगे। अब वो किसी दूसरी लेयर में खुद ब खुद नहीं जाएंगे। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा सामान इस वाले सेल पे है सपोज, और वो इस सेल पे चला जाए, तो अब ये खुद ब खुद तो सिर्फ इसी लेयर में रहेगा। अगर मुझे इसे बाहर वाली लेयर में लेकर जाना है तो मुझे सामान को उठाकर इस लेयर में रखना पड़ेगा ताकि ये इस सेल तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि हमें एक गिवन सेल में हमारा सामान पड़ा है x1 कॉमा y1, और हमें उसे x2 कॉमा y2 सेल तक लेकर जाना है। अगर तो भाई x2 कॉमा y2 सेम लेयर का ही सेल हुआ, फिर तो हमारी एनर्जी कोई भी यूज़ नहीं होगी, सामान खुद ब खुद ही मूव करता हुआ, स्लाइड करता हुआ उस सेल तक पहुंच जाएगा एक टाइम के बाद। बट अगर जो x2 कॉमा y2 है वो किसी और लेयर में प्रेजेंट हुआ, तो हमें सामान को करंट वाली लेयर से उठाकर उस लेयर में रखना पड़ेगा ताकि हम वो मूव करके जो हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच सके। तो क्वेश्चन समझ आया आपको कि क्या समझाना चाहती हूँ? कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। हाँ, क्वेश्चन तो समझ आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बस यही कह रहा है हमें कि मिनिमम एनर्जी कितनी लगेगी। अब अगर तो सेम लेयर में हमारी डेस्टिनेशन हुई, फिर तो हमें कोई एनर्जी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सामान खुद ब खुद स्लाइड करके उस डेस्टिनेशन सेल तक पहुंच ही जाएगा। बट अगर हमारी डेस्टिनेशन लेयर कोई और लेयर हुई, तो मैं क्या करूँगी, सामान को उठाकर उस लेयर में रख दूँगी ताकि वो मूव करता करता खुद ब खुद पहुंच जाए। और एक लेयर से दूसरी लेयर तक ले जाने में जो एनर्जी लगेगी मेरी, मुझे वो बतानी है कि मिनिमम कितनी लगेगी। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं इस लेयर से इस लेयर में रखती हूँ तो ये 2 लेयर्स के बीच का डिफरेंस 1 है, तो एनर्जी 1 यूनिट लगेगी। मतलब जितना भी लेयर्स का डिफरेंस होगा एनर्जी भी उतनी ही लगेगी, बस हमें वही बताना है। अब हमारा काम बस इतना सा रह गया कि हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और हमें उससे लेयर निकालनी है कि कौन सी नंबर लेयर है। अगर मेरा लगेज सेकंड लेयर में पड़ा है और मुझे फोर्थ लेयर में उसे लेकर जाना है, तो मुझे एनर्जी 2 यूनिट्स की लगेगी। अगर सेकेंड लेयर में पड़ा है और थर्ड में लेकर जाना है तो एनर्जी 1 यूनिट की लगेगी। तो बस उन 2 लेयर्स का मुझे एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल कर बताना है, वही मेरा आंसर होगा। अब वो डिफरेंस मैं कैसे निकाल सकती हूँ? पहली कन्फ्यूजन तो इसमें होती है कोऑर्डिनेट्स की। अब इसमें कोऑर्डिनेट्स कैसे दिए हैं? अगर x1 कॉमा y1 है तो इसका मतलब वो x1 रो होगी, y1 कॉलम होगा। कैसे? ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो अप टू 8th रो। सिमिलरली ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस तरह ये 8th कॉलम, ये 8 क्रॉस 8 का मैट्रिक्स है। सपोज अब एक टेस्ट केस की हेल्प से समझ लेते हैं। अब मेरे पास गिवन है ये वाला टेस्ट केस सपोज, या ये वाला ले लेते हैं 8 क्रॉस 8 का, इसकी डायग्राम भी ऑलरेडी बनी हुई है। तो इसमें हमें कहा है कि
n दिया है सबसे पहले तो 8, यानी n क्रॉस n का 8 क्रॉस 8 का मैट्रिक्स है, और 1,3 से हमें 4,6 पे जाना है। तो हम कैसे जाएंगे? तो 1,3 पहले तो देखते हैं। फर्स्ट रो हमारे पास कौन सी है? फर्स्ट रो ये रही, सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम 1,3, यानी हम इस वाले सेल पे हैं, ठीक है। तो इस वाले सेल पे हैं, हमें 4,6 पे जाना है। अब फोर्थ रो कौन सी है? 1 2 3 4, और सिक्स्थ कॉलम 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली लेयर, सेकेंड लेयर पे हमें जाना है। प्रेजेंटली हम 1,3 यानी ये वाली लेयर फोर्थ लेयर पे हैं, तो इन दो लेयर्स के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 यूनिट्स का। तो हमारा आउटपुट भी क्या आया? 2 यूनिट्स का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया? दीदी आगे समझ में। कोड दिखा दीजिए। हाँ, कोड दिखाती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तनिष्का, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, 5 मिनट रुक जाइए। तो अब कोड देख लेते हैं हम इसका। बहुत ही इजी मतलब सॉल्यूशन है इसका, बस क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है। तो ये बेसिकली कोड है। 1 मिनट दीजिए बस मुझे। तनिष्का, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ एक्चुअली, 5 मिनट बस। वॉशरूम में। अच्छा ठीक है, कितनी देर में रहेगी? 5-10 मिनट में तो आती मतलब क्या करना है? कुछ बोलना नहीं, नहीं है, हाँ हाँ दिखना हाँ, नहीं है। बोलना नहीं है, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आ जाओ तो। अंदर आ जाओ, फिर बोलिए। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ ना मैं एक्चुअली। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो बेसिकली ये कोड है। तो कोड में अब मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? तो अगर हम क्वेश्चन में ध्यान दें, तो अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, x1, y1 और x2, y2, और हमें लेयर निकालनी है हम कि हम कौन सी लेयर पे प्रेजेंट हैं। तो हम x कोऑर्डिनेट से भी लेयर का पता लगा सकते हैं और y कोऑर्डिनेट से भी लेयर का पता लगा सकते हैं, पर जो लेयर का पता हम x कोऑर्डिनेट से लगाएंगे और y से लगाएंगे, दोनों अलग भी हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यही एग्जांपल ले लीजिए आप 1,3 वाली, इसमें 4,6 है कोऑर्डिनेट। तो फोर्थ रो 1 2 3 4, मैं इस वाली रो में पहुंच गई। भाई मैं इस रो में हूँ, तो क्या पॉसिबिलिटी है? मैं कहूँगी मैं तो फर्स्ट लेयर में हूँ, मैं इसमें भी हो सकती हूँ, हो सकता है मैं सेकेंड लेयर में हूँ, यहाँ भी हो जाऊँ। बट और y कोऑर्डिनेट क्या है? 6, और मैं 6 कैलकुलेट करूँ अगर 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ आ रहा है, 1 यहाँ आ रहा है इसमें। तो एक्चुअल में मेरी लेयर सेकेंड बनी, फर्स्ट नहीं है, सेकेंड लेयर है। तो हमारी एक्चुअल लेयर होगी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से जब हम दोनों निकालेंगे उनमें से जो मैक्सिमम होगी, तो वो होगी हमारी एक्चुअल लेयर। तो मैंने क्या किया कोड में, बेसिकली ये तो हमारे की नंबर ऑफ कितने टेस्ट केसेस हैं वो, तो मैंने सॉल्व फंक्शन कॉल कर लिया। अब मैंने ये वेरिएबल्स बनाए। सबसे पहले तो n इनपुट होगा, n यानी n क्रॉस n का जो मैट्रिक्स है वो। a कॉमा b मैंने लिए इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, और c कॉमा d होंगे मेरे फाइनल कोऑर्डिनेट्स। और मैंने एक सेंटर डिफाइन कर लिया। सेंटर क्या होगा मेरा? सेंटर बेसिकली ये, ताकि मैं पता लगा सकूं कि मेरा कौन सा नंबर लेयर है। इस वजह से सेंटर मेरा n/2 होगा। तो n/2 से ऊपर जितने होंगे मैं उनका सब्ट्रैक्ट करके उसे n/2 में से निकाल सकती हूँ, और जितने नीचे होंगे वो मैं n में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकती हूँ बेसिकली। तो कोड देखते हैं, कोड से समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने चेक किया कि क्या मेरा x कोऑर्डिनेट x1, y1 है, जो कि मैंने a, b लिया है। तो मैंने a देखा कि वो सेंटर से छोटा तो नहीं है। सेंटर से छोटा होने का क्या मतलब है? ऊपर ऊपर होना। ये सेंटर से अगर वो ऊपर ऊपर हुआ, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू n/2 से छोटी होगी। तो मेरे इनिशियल लेयर की वैल्यू आ जाएगी सेंटर माइनस a+1। 1 इसलिए ऐड किया है ताकि हमारे इंडेक्सेस में दिक्कत ना हो। और अगर ये सेंटर से बड़ा हुआ, तो मैं इसमें से सेंटर सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जैसे 4,6 था, तो 4 मेरा जो है सेंटर कौन सा आया मेरा? इस केस में 8 के केस में 4, तो मेरा सेंटर 4 है और मेरा x कोऑर्डिनेट भी 4 है।
और मेरा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इससे छोटा नहीं है सेंटर से, तो इस वजह से मैं क्या करूँगी 4 माइनस 4 प्लस 1। तो इस केस में मेरा क्या होगा, सेंटर 4 माइनस 4 प्लस 1। तो एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से मेरी लेयर आ रही है फर्स्ट लेयर, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे बताया था। अब यही अगर मैं इस वाले कोऑर्डिनेट से निकालूं, बी कोऑर्डिनेट से, यहाँ बी कोऑर्डिनेट है मेरा 6 जो कि 4 से बड़ा है, तो मेरी लेयर कौन सी आ रही है, सेकंड। 6 माइनस 4 विच विल बी इक्वल टू 2। अब मेरा रिबन 1 यानी लेयर 1 क्या होगी, इन दोनों में से मैक्सिमम वाली। सिमिलरली फॉर रिबन 2, फाइनल रो और फाइनल कॉलम, मतलब एक्स और वाई में से निकाली हुई लेयर में से जो मैक्सिमम लेयर होगी, एक्चुअल लेयर मेरी वो होगी। और मुझे सी आउट क्या करना होगा, इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस कितना बनता है। ये थोड़ा सा आपको कोड समझने में मुश्किल लग सकता है बट काफ़ी इजी है, क्योंकि हम ऑब्वियस सी बात है, दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 4 और 6, एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट की हेल्प से भी हम लेयर नंबर निकाल सकते हैं और वाई कोऑर्डिनेट की हेल्प से भी लेयर नंबर निकाल सकते हैं, बट दोनों का कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। तो एक्चुअल लेयर नंबर वो होगा जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में से निकाले हुए में से बड़ा होगा। तो एक्चुअल कोऑर्डिनेट से हमें लेयर नंबर पता चल जाएगा, एक्चुअल लेयर नंबर से, और दोनों का डिफरेंस हम सी आउट कर देंगे और वही होगा हमारा आंसर। तो ये था बेसिकली सेकंड क्वेश्चन का लॉजिक। समझ आया है आपको? कुछ कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं जानती हूँ। हाँ दीदी, समझ तो आ गया, बट सवाल ये है कि ऐसे हमें खुद कैसे हम सोचेंगे ये सब, ये मतलब आपने खुद से कैसे सोचा? नहीं नहीं, ये आप जब इसे नोटबुक पर, एक्चुअली अभी मैं आपको ड्रॉ करके नहीं दिखा सकती, बट जब आप इसे नोटबुक पर एक दो टेस्ट केसेस खुद ड्रॉ कीजिएगा मैट्रिक्स, और उन टेस्ट केसेस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको खुद ब खुद ये अप्रोच माइंड में आ जाएगी। ये फर्स्ट टाइम ऐसा लगता है कि हाँ ये अप्रोच माइंड में नहीं आएगी, बट इसे जब हम ड्राई रन करेंगे ना, तो आप इसे मैट्रिक्स को ड्रॉ कीजिएगा नोटबुक पे, और सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पाथ बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो खुद ब खुद आपको समझ आएगा कि आप लेयर कैसे निकाल सकते हैं। ये इतना टफ नहीं लगेगा, बट स्टिल अगर आपको डाउट आया तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। नहीं, एक्चुअली मैं आपका एक्सप्लेनेशन तो समझ आ गया, वो तो ठीक था, बट मैं सोच रही हूँ कि मेरे दिमाग में ऐसा आएगा आएगा, वो कैसे आएगा? आएगा, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। आप इसे एक दो क्वेश्चंस को ड्राई रन कीजिएगा, ड्रॉ कीजिएगा नोटबुक पे प्रॉपर मैट्रिक्स, और उससे लेयर निकालने की कोशिश कीजिएगा। मैथमेटिक्स है बस थोड़ी सी, और कुछ नहीं। प्रैक्टिस से खुद ब खुद आने लग जाएगी ये अप्रोच माइंड में। हाँ, ओके। ठीक है दीदी। ओके, और कोई डाउट? दीदी एक क्वेश्चन था। हम्म दीदी जो आप कोड लिखते हो, वो आप कौन से प्लेटफॉर्म पर कोड लिखते हो आप? मैं वीएस कोड पर कोड लिखती हूँ। एक्चुअली एक एक्सटेंशन आती है, ये कॉम्पिटिटिव कंपेनियन, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। इससे अगर आप कोड फोर्सेस का प्रॉब्लम वीएस कोड में लेकर जाना चाहते हो विद टेस्ट केसेस, तो ये एक्सटेंशन आप ऑन करेंगे इधर, और इधर आपका कोड विद टेस्ट केसेस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप इसे यहाँ पर रन भी करके देख सकते हो, ठीक है, कि पास हुए हैं या नहीं। न्यू टेस्ट केसेस भी यूज़ कर सकते हो। अच्छी ठीक एक्सटेंशन है है, दीदी। डाउनलोड कर सकते हैं आप। ओके। कोई और डाउट? मेरे से हाँ हाँ, और बोलिए। दीदी क्वेश्चन नंबर थर्ड बता दीजिए। थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रीस्टोर द एरे। हम्म। ये क्वेश्चन बेसिकली इजी है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि अगर हमें एक एरे गिवन है n लेंथ का, उससे हम एक नया एरे बना सकते हैं b, और वो एरे हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का मैक्सिमम लेकर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एरे है 3, 0, 4, 0, 5। अब इसका हम बी एरे कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले तो मैंने लिया 3, 0 का मैक्सिमम, जो कि आया मेरे पास 3। देन लिया मैंने 0, 4 का मैक्सिमम, जो आया मेरे पास 4। देन नेक्स्ट टू एलिमेंट्स 4, 0 का, जो कि आया 4। एंड देन लिया मैंने 0, 5 का, जो कि आया मेरे पास 5। ये आपको समझ में आ गया कि नया मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है? दीदी आगे तो समझ में आ हाँ। गया क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमें ये नया मैट्रिक्स दिया होगा ऑलरेडी, और हमें पुराना निकालना है। तो
कुछ भी नहीं करना इसमें। इतना तो हमें पता है कि जो हमारा पुराना मैट्रिक्स होगा उसकी लेंथ एक ज़्यादा होगी नए मैट्रिक्स से, क्योंकि नया मैट्रिक्स हमेशा एक लेंथ छोटा होगा। मतलब अगर उसकी n लेंथ हुई तो नए वाले b मैट्रिक्स की n-1 होगी। तो हमें ये मैट्रिक्स दिया है, इससे हमें ओरिजिनल कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैं क्या अप्रोच यूज़ कर सकती हूँ, मैं अपना फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट तो सेम ही रखूँगी, क्योंकि मेरा ये मैट्रिक्स मैक्सिमम से कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो मैं अपना पुराना मैट्रिक्स अब मिनिमम से कंस्ट्रक्ट करूँगी। मतलब कहने का मतलब है कि अब मैं इन एलिमेंट्स का मिनिमम लूँगी, इससे मेरा ओरिजिनल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा ओरिजिनल मैक्सिमम की हेल्प से कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो मैंने क्या किया, हाँ अपना फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट तो सेम रखा। अब मुझे पांच एलिमेंट्स चाहिए, इसी टेस्ट केस को देख लेते हैं। ठीक है, मुझे 5 एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट तो यही रखूँगी, और अब मुझे बीच वाले 3 एलिमेंट्स चाहिए, उनको मैं इनका मिनिमम लेके कंस्ट्रक्ट करूँगी। 3,4 का मिनिमम क्या आएगा, 3, 4,4 का 4 और 4,5 का 4। अब इसे कोड से समझाती हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगा कि ऐसा क्यों किया हमने। तो बेसिकली ये हमारे पास क्वेश्चन था रीस्टोर द एरे। तो इसमें मैंने क्या किया, ये टेस्ट केसेस लिए और उसके बाद एक इनपुट आया हमारा n, और मैंने ये वाला एरे अपना इनपुट ले लिया b एरे। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरा जो ओरिजिनल एरे a है मुझे वो चाहिए, उसका फर्स्ट एलिमेंट तो मैंने b का फर्स्ट एलिमेंट रख लिया, और उसका लास्ट एलिमेंट मैंने b का लास्ट एलिमेंट एज इट इज़ रख लिया। जैसे यहाँ पर 3 है तो फर्स्ट मेरा 3 ही रहेगा और लास्ट मेरा 5 ही रहेगा। अब मुझे क्या करना है कि बीच वाले एलिमेंट्स को भरना है। जैसे ये रहा मेरी आउटपुट, ये फर्स्ट मेरा एज इट इज रख लिया, लास्ट भी। अब मेरे ये एलिमेंट्स कैसे आए, ये मैंने मिनिमम ले लिए कंसेक्यूटिव के। क्यों, क्योंकि जब मैंने अपना बी एरे कंस्ट्रक्ट किया था वो मैंने मैक्सिमम से किया था। अब मुझे पुराना एरे चाहिए तो मैं मिनिमम का लूंगी। तो अब मेरा यहाँ पर क्या है, 3,4, 3,4 का मिनिमम क्या आएगा, 3। तो मेरी 3 आउटपुट में क्या आया, यहाँ पर 3 आ गया। 3 अब मेरा है 4,4 का 4,5 4, देन उसके बाद 4,5 का भी अगेन 4। तो 4 अब इसका आंसर, अब ओरिजिनल एरे मेरे पास आ गया। अब आप इससे आप जब न्यू एरे क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि जो आपको इनपुट में दिया है ना वो सेम बनेगा। 3,3 का मिनिमम क्या बनेगा, 3, 3 3,4 का 3, 4,4 का 4, 4,5 का सॉरी मैक्सिमम 5। तो इस तरह मतलब ये आपका बन जाएगा जब आप उस एरे को यूज करोगे। तो कोई अप्रोच इसमें खास अप्रोच नहीं है, फर्स्ट और लास्ट आप सेम रखिएगा, क्योंकि आपने जब बी एरे बनाया तो मैक्सिमम से बनाया, अब आपको बी से ए बनाना है तो आप मिनिमम ही यूज करोगे ना। हाँ हाँ ठीक है, तो बस यही किया मैंने। अब a ऑफ i प्लस 1 मेरा क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ b ऑफ i कॉमा b ऑफ i प्लस 1। तो मेरा a एरे कंस्ट्रक्ट हो गया और उसे मैंने प्रिंट करा दिया, कुछ भी नहीं है। और आप इसे सबमिट करोगे, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हैं इसके। तो ये लोग अपना आंसर दे रहे हैं, हमारा ये आंसर है, इसे आप ड्राई रन करके देख सकते हो, ये कम्प्लीटली सही है। और इस कोड को भी आप सबमिट करोगे, ये सबमिट होगा, ये एक्सेप्टेड कोड है सोल्यूशन। ठीक है, तो ठीक ये है अप्रोच थी। ठीक है। समझ आई है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है। मुझे आ गया दीदी। आपको भी आ गया शुभांगी? हाँ। ठीक है, मतलब इजी क्वेश्चन था सी, बस थोड़ा सा एक क्लिक था कि हाँ शायद हम ऐसे कर सकते हैं। और सिर्फ यही आंसर पॉसिबल नहीं है सी का, सी को आप और भी काफ़ी अप्रोचेस से कर सकते हो, ये वन ऑफ दी अप्रोच है। तभी ये लोग इन्होंने लिखा हुआ है कि मल्टीपल आंसर, सेवरल आंसर्स पॉसिबल, कोई भी हम आउटपुट कर सकते हैं उनमें से। ठीक है, ठीक है। ओके, तो मीट एंड करते हैं अब यहीं पे। थैंक यू गाइस। थैंक यू। ओके, दीदी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, थैंक्स। थैंक यू। ओके।